क्या हाल है दोस्तों। तो यार आई होप कि तुम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो अपनी। और आज का अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें अपन ने 6 लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स के डिफरेंशियल फॉर्मेट्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं अच्छे से बेसिक से डेफिनेशन समझी। और अगर कोई भी काइनेमेटिक्स के अगर स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर देखेगा तो उसे प्रॉपर डिफरेंस फील होगा कि किस तरीके की लेवल की टीचिंग तुम्हें दी जा रही है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को पूरा विजिट करो। पूरी लेक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर डाले हुए हैं, वो देखने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हें डिफरेंस फील हो जाएगा। ठीक है। तो अभी यार अपन काइनेमेटिक्स में जो कवर कर चुके हैं अपना काइनेमेटिक्स 1D कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है। डिफरेंशियल फॉर्मेट्स में तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस तो अपन ने अच्छे से कर लिए थे। अभी हम कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे 1D में मोशन। और लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट कर लिया था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे, पाथ फाइंडर लेवल तक के क्वेश्चंस कर रहे थे। इस लेक्चर में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे उसके। और पाथ फाइंडर तक के क्वेश्चंस यहाँ भी करेंगे, इस लेक्चर में भी करेंगे। तो यार तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर देना। और अगर तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स वगैरह के लिए, @फिजिक्स माफिया। और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना तुम्हें कोई भी क्वायरी हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, तुम्हें कोई भी समस्या आ रही हो और तुम जैसा भी फील कर रहे हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76968369222। इसे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अपना जो डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप, इस ग्रुप पे 24/7 डाउट चलते रहते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो तुम भी अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। और मैं डेली खुद लाइव सेशन लेता हूँ यहाँ पे। लाइव सेशन इन द सेंस ऑडियो सेशन लेता हूँ मैं, जहाँ पे बच्चे डायरेक्ट मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ इश्यू नहीं है कि फेस फेस दिखाना पड़ेगा और कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे। तो मतलब मैं भी फेस नहीं दिखाता, तुम्हें भी नहीं दिखाना, आराम से बढ़िया एनोनिमस तरीके से तुम जो मर्जी डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो तुम्हें हेजिटेशन भी फील नहीं होगी टीचर्स के सामने जाने की वाली। तुम डायरेक्ट बस, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ना मेरे बारे में जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में ना जानता हूँ। और कोई किसी को जजमेंट करने वाली कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो तुम आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें यार फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड कर सकते हो। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करा है। उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टर्निंग वगैरह सब लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस करे हैं। आज अपन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं और ऐसे और भी कई कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला ये आज का है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। nth सेकंड का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो nth सेकंड का मतलब है 5 सेकंड का मतलब होता है 0 से 5 सेकंड। 5 सेकंड का अगर मैं बोलूँ 5 सेकंड है, 5 सेकंड का मीनिंग क्या है, 5 सेकंड का मीनिंग है 0 to 5 सेकंड, सिंपल। लेकिन फिफ्थ सेकंड का मीनिंग क्या है, अगर मैं बोलूँ फिफ्थ सेकंड का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग अगर ध्यान से देखो तो तुम फिफ्थ सेकंड यानी कि फिफ्थ नंबर का एक फिफ्थ नंबर पे आने वाला किसी एक डिजिट की बात हो रही होगी, फिफ्थ नंबर पे आने वाली किसी चीज की बात हो रही होगी। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल 5 सेकंड की बात हो रही है। लेकिन फिफ्थ सेकंड की बात हो रही है तो 5वें नंबर पे किसी चीज की बात हो रही है, फिफ्थ नंबर पे कुछ बात हो रही है। इसका मीनिंग क्या है। अगर देखो पार्टिकल स्टार्ट हुआ मोशन करना 0 से 1 सेकंड के बीच का, अगर मैं देखूंगा तो ये 1 सेकंड बीता, t = 0 से 1 सेकंड जैसे ही हुआ घड़ी के अंदर, स्टॉप क्लॉक के अंदर 0 से 1 सेकंड हुआ, घड़ी एक बार सुई, टिक करी सेकंड वाली। 1 सेकंड में 0 से 1 सेकंड का इंटरवल जो 1 सेकंड का था, इसको मैं बोल सकता हूँ कि पहला सेकंड बीता है। पहला सेकंड बीता है मोशन वाला। तो पहला सेकंड बीता यानी कि मैं इसको फर्स्ट सेकंड बोल सकता हूँ ऑफ मोशन। क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसको फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन बोल सकता हूँ, कि मोशन का पहला सेकंड है ये। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ कि 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 सेकंड, 1 to 2 सेकंड, 1 to 2 सेकंड क्या होगा, ये सेकंड नंबर का सेकंड कहलाएगा। भाई 1 सेकंड है लेकिन दूसरे नंबर का है तो ये सेकंड नंबर का सेकंड कहलाएगा। फिर उससे अगले सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये 2 से 3 सेकंड आ जाएगा। 2 to 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड के क्या बन जाएगा, ये थर्ड नंबर का सेकंड बन जाएगा। इस हिसाब से 3 to 4 वाला, 3 to 4 सेकंड का जो 1 सेकंड होगा उसको मैं फोर्थ सेकंड बोल सकता हूँ। और जो 4 to 5 वाला होगा, 4 to 5 सेकंड, वो क्या बन जाएगा बेटा, ये फिफ्थ सेकंड बन जाएगा। ये मतलब है फिफ्थ सेकंड का। और किसी भी nth नंबर की सेकंड, अब तुम ध्यान से देखो, जब मैं फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा था वो तो 0 से 1 का फर्स्ट सेकंड हुआ, 1 से 2 का सेकंड सेकंड हुआ, 2 से 3 का थर्ड सेकंड, 3 से 4 वाला फोर्थ सेकंड, 4 से 5 वाला फिफ्थ सेकंड। तो nth सेकंड अगर मुझे लिखना है, कोई भी जनरलाइज करना हो मुझे, nth सेकंड कौन सा होगा, nth सेकंड होगा
n सेकंड तक वाला, कहाँ से लेकर के, उससे पिछला 1 सेकंड, n-1 से n सेकंड वाला। समझ में आ गई क्या बात? जब मैं 4th सेकंड लिख रहा, 3rd सेकंड में 2 से 3 वाला, 4th सेकंड 3 से 4 वाला, 5th सेकंड 4 से 5 वाला, तो nth सेकंड क्या बनेगा, n-1 से n सेकंड वाला। कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी 1 सेकंड के बीच का, कोई भी 1 सेकंड से कोई भी एक टाइम से अगले 1 सेकंड तक का इंटरवल जो होगा, उसमें ये डिस्प्लेसमेंट, उसमें ये जो है nth सेकंड, उसको बताते हैं nth सेकंड कौन सा है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मान लो हमारे पास nth सेकंड में था, हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो u और a इस तरफ है, मान लो हमने तो पॉजिटिव मान लिया, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, और u और a पॉजिटिव मान ले, कोई नेगेटिव होगा तो उसको माइनस में रख देंगे, है ना। अभी के लिए पॉजिटिव मान के चले, तो कोई नेगेटिव होगा तो उसको माइनस के साथ रख देंगे, बाकी तो ठीक है। तो nth सेकंड का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि 0 से n सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल सकते हो इससे, t की वैल्यू n रख दो तो n सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये किसी भी t टोटल टाइम का डिस्प्लेसमेंट देता है, और n-1 सेकंड का भी डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन से हम ये दोनों डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर दूंगा मैं तो ये डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा, इसमें से ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। क्लियर है क्या यार? तो अगर मैं nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, तो मैं n सेकंड के टोटल डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड के टोटल डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, t की जगह n रखना पड़ेगा, तो s nth क्या बन जाएगा, n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के u इंटू टी, टी की जगह n प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टाइम यानी कि n का स्क्वायर। ये n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगला टाइम u, अगला कौन सा डिस्प्लेसमेंट, n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, u इंटू टी, टी की जगह n-1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a और टाइम n-1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात? ये डिस्प्लेसमेंट माइनस करना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट में से, तो हमें nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। इसको यहाँ पे लाइन बना देते हैं ताकि दोनों कैलकुलेशन सेपरेटेड रहें। अब इसको ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं इसको u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ u इंटू एन प्लस यू और प्लस हाफ इंटू ए इंटू, इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। लिख सकता हूँ ना यार, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो ये बन गया। अब ध्यान से देखो, u इंटू एन, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो u इंटू एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ ए इंटू एन स्क्वायर इस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। अब तुम बोलोगे सर हाफ ए को तो काटा ही नहीं आपने, देखो हाफ ए इंटू एन स्क्वायर कब बनेगा, जब हाफ ए एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। हाफ ए को एन स्क्वायर के साथ साथ इनसे भी मल्टीप्लाई होना है, तो जब वो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब हाफ एन स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से ये वाला कटेगा सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई वाला, तो ये काट देंगे। अब ये इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इसको देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, u इंटू एन तो यू एन बन जाएगा, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस यू बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर है, और ये माइनस का u प्लस हाफ ए और 1 माइनस 2n बन रहा है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस से माइनस ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का a/2 इंटू 1 माइनस 2n। अब देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये -1 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा, और ये -1 से प्लस का 2n, तो 2n तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को u प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्लियर है क्या यार? u प्लस a/2 इंटू 2n-1। समझ में आ गई बात? तो अगर हम इस तरीके से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, अगर हम इस तरीके से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो ये किसी भी nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब हमारी समझ में ये आती है कि अगर मैं कोई भी n इक्वल टू 5th सेकंड रखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, आंसर क्या है, अब रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है, ये याद रखना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ n5th, n की वैल्यू अगर मैं 5 रख रहा हूँ, n की वैल्यू 5 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बन जाएगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा इन 5th सेकंड। अगर n की वैल्यू 5 रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 5th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब क्या हो गया, 4 सेकंड टू 5 सेकंड के बीच का 1 सेकंड का इंटरवल, उस सेकंड का इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि मैं इंटीजर वैल्यू ही रखूँ? यहाँ पे तो मैंने कहीं भी इसको ये नहीं बोला था इक्वेशन लगाते समय कि भाई n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर पे तो कोई कंस्टेंट है ही नहीं। तो अगर n की इंटीजर वैल्यू पे कोई कंस्टेंट ही नहीं है तो जरूरी नहीं है ना कि 1 सेकंड की इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए कि 1 से 2, 2 से 3।
हो सकता है 1.5 से 2.5 हो, 2.5 से 3.5 हो, 1.6 से 2.6 हो, 1.4 से 2.4 हो, 5.6 से 6.6 हो, 9.8 से 10.8 हो। 1 सेकंड का इंटरवल का गैप है ना, कोई भी n और उससे 1 सेकंड पीछे तक का ये वाला डिस्प्लेसमेंट कोई भी n हो सकता है। तो ये फॉर्मूला किसी भी फ्रैक्शन वाली सेकंड्स के लिए भी लगेगा, लेकिन गैप 1 सेकंड का होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? तो अगर मैं n लिखता हूं, इफ n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं मान लो 5.5 लिखा, देन इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट इन 4.5, या मैं बोलूँ इसको 5.5 नंबर की जो सेकंड होगी, 5.5 सेकंड। अब 5.5 सेकंड, 5.5 सेकंड क्या बनेगा, 4.5 सेकंड से 5.5 सेकंड का 1 सेकंड का इंटरवल, 1 सेकंड इंटरवल। समझ में आ गई क्या बात? ये कौन सा सेकंड है बेटा, 1 सेकंड का, 4.5 से 5.5 का 1 सेकंड का इंटरवल, इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे देगा। तो ये तो अच्छी बात है, किसी भी 1 सेकंड का निकाल सकते हो तुम, किसी भी 1 सेकंड का, कोई फ्रैक्शन में हो, 2.2 से 3.2 तक का। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 2.2 है, तो इसका मतलब होगा ये 1.2 से 2.2 सेकंड के बीच का 1 सेकंड का इंटरवल तुम्हें, उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे देगा, क्योंकि यहाँ पे n के फ्रैक्शन का होने का या फिर इंटीजर होने का कोई कंडीशन में लगाया ही नहीं था। तो किसी भी 1 सेकंड के इंटरवल के लिए लग देना। बस तुम्हें अगर 1.2 से 2.2 का रखना है तो तुम्हें n वाला रखना पड़ेगा, फाइनल वाला, n-1 वाला नहीं, ये मत रख देना। अगर ये रख दोगे तो 0.2 से 1.2 का दे देगा। समझ में आ गई क्या? और n 1 से छोटा हो नहीं सकता, n 1 से छोटा तुम 0.5 नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि ये -0.5 से 0.5 का दे देगा फिर। तो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ गई क्या बात? n की वैल्यू तुम 0.5 वाला ऐसे फ्रैक्शन में भी अगर रखोगे ना, तो तुम 0.5 0.8 नहीं रख सकते, फिर वो 0 से पहले का समय चल जाएगा। 0 से पहले के समय में क्या मोशन था हमें नहीं पता। समझ में आई क्या बात? हमें बस 0 के समय के बाद का, t=0 के बाद की सिचुएशन पता होती है। अगर t=0 से पहले भी अगर सेम ही सिचुएशन रही होती, सिमिलर मोशन रहा होता, तो फिर वो ठीक है कि उस 1 सेकंड में आ जाएगा। बट हमें जब तक बोले ना कि इससे पहले, 0 से पहले क्या था, हम उसको नहीं बता सकते कि सेम यही था कि नहीं था। इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको समझना कि क्यों ऐसा कंडीशन लगा है। देखो मैथ्स तो सब कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स को यूज ले आ जाता है। मैथ फिजिक्स नहीं है, मैथ को यूज में लिया जाता है, और फिजिक्स की कंडीशंस के साथ में उसको यूज में लिया जाता है किसी भी जगह पे। तो तुम्हें कंडीशंस हमेशा कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी रिलेशन हो, तुम्हें कंडीशंस हमेशा पता होने चाहिए कि कौन कब काम करता है। हर एक जगह पे हर एक फॉर्मूला काम नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अब अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, अभी तुम्हें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ एक ही बात है यार, अगर कोई पार्टिकल सीधा चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, चाहे वो स्पीड अप हो चाहे स्पीड डाउन हो, क्या ही फर्क पड़ता है, उसकी स्पीड बढ़े चाहे घटे। लेकिन अगर एक ही लाइन में चल रहा है, टर्निंग नहीं हो रही है, तो जब तक एक ही लाइन में चल रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर। और अगर वो टर्निंग कर गया तो फिर अलग अलग तुम्हें 0 से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी, 0 से पहले का और बाद का अलग अलग टाइम इंटरवल, एक जो भी है अपना, उसमें अलग अलग डिस्टेंस निकाल कर, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके उनके मैग्नीट्यूड ऐड करके डिस्टेंस निकालना होता है। और ऐसा हमने पहले भी किया है। जब भी हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते थे, पार्टिकल की टर्निंग वर्निंग चेक करते थे कि भाई इस इंटरवल में जहाँ पे अपने को डिस्टेंस निकालने, क्या इस इंटरवल में पार्टिकल टर्न करा है। अगर करा है तो फिर हम अलग अलग निकालते थे, और अगर नहीं करा है टर्न, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस के इक्वल बोल देते। तो दो केस बनते हैं यहाँ पे। क्या बनते हैं? व्हेन देर इज नो टर्निंग इन द इंटरवल, ये nth सेकंड की बात नहीं है, डिस्टेंस के लिए तो किसी भी इंटरवल में ऐसे ही करा जाता है। इंटरवल इन द इंटरवल ऑफ nth, अभी nth सेकंड की बात कर रहे हैं तो मैं nth सेकंड, और nth सेकंड का इंटरवल यानी कि n-1 टू n सेकंड, इस इंटरवल में अगर टर्निंग नहीं हुई है, देन अगर पार्टिकल सीधा ही चला है, चाहे लेफ्ट में चलो चाहे राइट में चलो, अगर सीधा ही चला है, तो हम बोल देंगे कि उस 1 सेकंड में जो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तुम्हारा डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि एस nth का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ nth सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड इन मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस a/2 2n-1 लगा सकता हूँ मैं। लेकिन कंडीशन फिर से क्या, कंडीशन के साथ चीज़ें काम करती हैं फिजिक्स में।
कि कौन चीज़ कहाँ वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कब काम करेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस, जब पार्टिकल की टर्निंग नहीं हुई है, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल चला, चाहे तो राइट में चले चाहे लेफ्ट में, लेकिन एक डायरेक्शन में चला है, टर्निंग नहीं हुआ है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा व्हेन देयर इज टर्निंग इन द इंटरवल ऑफ nth सेकंड, nth सेकंड के इंटरवल में जब टर्निंग हुई है, यानी कि n-1 से n सेकंड। अब वो n तुम्हें पता है, इंटीजर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n सेकंड में, इस एक सेकंड में इंटरवल में अगर टर्निंग हुई है तो क्या करेंगे, देन अगर मान लो पार्टिकल यहाँ गया मान लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे टर्न करके ऐसे आ गया, और ये वाला टाइम जो था यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई थी, यहाँ पे एक बार के लिए वेलोसिटी 0 हुई थी, ये टर्निंग वाला पॉइंट है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई थी, इससे पहले इधर चल रहा था, फिर बाद में इधर चला, तो मान लो पहले यहाँ पे था, ठीक है, मान लिया हमने कि ये पहले यहाँ पे था, और n-1, टी की वैल्यू n-1 सेकंड पे, और टी की वैल्यू n सेकंड पे यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है बराबर बराबर हो, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो, लेकिन अगर टर्निंग हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, टर्निंग वाले पॉइंट से एक तो पहले का कुछ टाइम पहले कुछ टाइम बाद तक मोशन हुआ है। तो इस इंटरवल में सबसे पहले हम ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट s1 कितना है, फिर ये निकालेंगे s2 कितना है, ये वाला s1 डिस्प्लेसमेंट और ये वाला s2 डिस्प्लेसमेंट। और हम डिस्टेंस निकालने के लिए, और ऐसे 2-3 बार भी टर्निंग अगर हुई है तो हम एक सेकंड में, मतलब हो सकता है कोई पार्टिकल बार बार टर्न कर रहा हो, तो हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सभी इंटरवल के, और फिर उनका मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो भी आएगा, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बन जाएगा बेटा s1 का मैग्नीट्यूड प्लस s2 का मैग्नीट्यूड, है ना। टर्निंग वाले टाइम से पहले का और टर्निंग वाले टाइम से बाद के जो भी इंटरवल रहे हैं, उन इंटरवल्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल करके मैग्नीट्यूड मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे डिस्टेंस मिलेगी। और ये हमेशा से करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन में हम ऐसा ही करते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। अब ये इंटरवल 1 सेकंड का फिक्स हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है तो इंटरवल ही, कोई भी टाइम इंटरवल हो हम सेम प्रोसेस यूज में लेते हैं। समझ में आ गई की बात। तो ये nth सेकंड के अंदर डिस्टेंस की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं यार, है ना। वैसे तो बातें बहुत हो जाती हैं, फॉर्मूले बहुत पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस के थ्रू इसको एप्लीकेशन समझते हैं। और एप्लीकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, और फिर मैं समझाता हूँ, अगर नहीं दिमाग लगे पहला, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। बाकी तो देखो फॉर्मूला इतना आसान है, कंसेप्ट इतना मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कब क्या करना है, तो हो ही जाएगा। अगर नहीं भी हो रहा तो फिर अब मेरा सोल्यूशन देख लो, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड एंड 9th सेकंड। 9th सेकंड और 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसी भी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो होगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इस सिनेरियो में हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं हम, तो u तो वैसे ही 0 है और एक्सेलरेशन तुम्हारा प्लस का 4 मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। अब पहला सवाल, पहले सवाल में बोला है कि 3rd सेकंड और 9th सेकंड किसी भी nth सेकंड की u 0 है, तो अब nth सेकंड का यहाँ पे अपना फॉर्मूला u को 0 रख दो, तो ये बन जाएगा a/2 2n-1। तो अब 3rd सेकंड का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिवाइड बाई करना है 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो a/2 और 2 की जगह सॉरी n की जगह 3 -1 अपॉन में 9th सेकंड के लिए a/2 2 इंटू 9-1। भाई s 3rd का निकाला a/2 2 इंटू 3 -1, s 9th का निकाला a/2 2 इंटू 9-1, दोनों को डिवाइड कर दिया, यही तो करा है। अब देखो a/2 से a/2 तो कट गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी। अब तुम एक्सेलरेशन जितने मर्जी ले लो, रेशियो इसी हिसाब से आएगा, और रेशियो एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे हमने देखा। तो 2 इंटू 3 6 -1 5 अपॉन में 9 2 जा 18 -1 17। तो 3rd सेकंड का और 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर u 0 रहे, और फिर चाहे एक्सेलरेशन जो मर्जी रहे, वो रेशियो हमेशा 5/17 ही आएगा। तो तुम्हें याद नहीं कर लेना कि ये रेशियो ऐसे आता है, जस्ट कोई भी वैल्यू ले लिया और उसके लिए रेशियो निकाल लिया। हो सकता है तुमने 3rd और 9th की बजाय 5th 9th का पूछ लें, 7 3 का पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, बट हाँ होगा ऐसे ही। समझ में आ गई के बाद कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर u 0 है तो u 0 नहीं है तो u पे डिपेंड कर जाएगा, बस ये बात है और कुछ नहीं है। दूसरा अगर मैं पार्ट करना चाहूँ, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड एंड 5th सेकंड। 5 सेकंड का मतलब टोटल 5 सेकंड में, 5th सेकंड का तो nth सेकंड हमें पता ही है। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि पहले तो अगर 5 सेकंड में t की वैल्यू 5 सेकंड के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और 5 सेकंड का s5 लिख देता हूँ, u यानी कि 0
प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा 4 और टाइम यानी कि 5 का स्क्वायर 5 सेकंड में। तो ये बन जाएगा 4/2 2 5 का स्क्वायर 25 25 इंटू 2 एक्सेलरेशन कितना है सॉरी एक्सेलरेशन 2 है ठीक है 2 है और हाँ ये 4 फिर मैंने गलत लिख दिया एक्सेलरेशन 2 था। तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर हाफ इंटू 2 इंटू 2 से 2 कट गया 5 का स्क्वायर 25 मीटर ये आंसर आ जाएगा। सॉरी आंसर नहीं 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एन की वैल्यू 5 सेकंड टी की वैल्यू 5 सेकंड और एन की वैल्यू 5 सेकंड एन मतलब कि एनथ सेकंड एनथ यानी कि 5th सेकंड एन यानी कि हम ऐसे लिख लेते हैं 5th सेकंड 5th सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट एस 5th वाला लगा देता हूँ u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1 तो u 0 है प्लस a बाई टू यानी कि 2/2 इंटू 2 इंटू एन यानी कि 5 माइनस 1 तो 2 से 2 कट गया 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 कितना बन जाएगा बेटा 9 मीटर। तो देखो 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एस टोटल 5 सेकंड का और एस 5th सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा 25 अपॉन में 9 मीटर से तो मीटर कट जाएगा रेशियो में ये बन जाएगा 25/9। क्लियर है क्या यार। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कैलकुलेशंस चीज़ें आसान बना सकते हैं जब nth सेकंड की बात हो रही होगी। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है कैसे इसमें ये दे रखा है कि u इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की वो a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0 से वो चलना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फिर फोर्थ सेकंड इन सब में मुझे डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो बताना है कि पहले 1 सेकंड में कितना हुआ सेकंड मतलब दूसरे 1 से 2 में कितना हुआ थर्ड सेकंड यानी 2 से 3 के 1 सेकंड में 4 सेकंड 3 से 4 वाले 1 सेकंड में क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आया उसका रेशियो। इससे सिमिलर एक सवाल करा था अपने लास्ट क्लास में अगर तुमने क्लास करी है तो कि कोई पार्टिकल u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेशन a से चलना स्टार्ट करता है तो किसी भी टाइम टी इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर आने वाले डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। अब यहाँ पे भी देखोगे तो 1-1 सेकंड का इंटरवल ही तो है पहला सेकंड दूसरा थर्ड तीसरा चौथा 1-1 सेकंड के इंटरवल से इन इंटरवल्स में आने वाले डिस्प्लेसमेंट के हमें रेशियो बताने हैं। ध्यान से सुनो अब रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना क्योंकि वहां का रिजल्ट टाइम इंटरवल कितना था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था किसी भी इंटरवल के लिए सेम रिजल्ट आ रहा था 1:3:5:7:9:11:13 इस तरीके का रेशियो बन रहा था। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो एक बार तो खुद से ट्राई कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से होने वाला है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल कर रेशियो निकालना। बाकी मैं समझाता हूँ u तो 0 है देखो एक्सेलरेशन को राइट वाले को प्लस ए मान लेता हूँ तो ये एक्सेलरेशन a है तो nth सेकंड का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो u तो 0 प्लस u प्लस a बाई 2n-1। तो फॉर्मूला बार बार लिख के करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि जब भी कोई सवाल करो तुमने कोई नया फॉर्मूला सीखा है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस समय उसको बार बार लिखा करो है ना ऐसे डायरेक्ट अप्लाई मत किया करो क्योंकि उस समय तो याद है बार बार लिखने से हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी मसल मेमोरी में चीज़ें होनी चाहिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी ठीक है। तो हाँ और वही प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ तुम्हें कि बार बार लिखो चीज़ें u प्लस यानी कि u यानी कि 0 प्लस a बाई 2 यानी कि 2n-1 तो u तो 0 आ गया nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे a बाई 2 2n-1। अब जब मैं रेशो लूंगा तो मुझे दिख रहा है कि यार ये एन ही बदलेगा बार बार a बाई 2 तो सेम ही रहने वाला रेशो में कट ही जाएगा मैं क्यों ही रखूँ जबरदस्ती रख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता a पे डिपेंड नहीं करना चाहिए आंसर। खैर देखते हैं अभी क्या होगा। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट सेकंड का S1 लिख देते हैं सेकंड सेकंड को S2 थर्ड सेकंड को S3 फोर्थ सेकंड को S4 फिफ्थ सेकंड को S5 और ये रेशो चलता जाएगा किसी भी n सेकंड्स में कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड के लिए a बाई 2 इंटू एन की जगह 1-1 रेशो a बाई 2 इंटू सेकंड के लिए 2-1 रेशो थर्ड सेकंड के लिए a बाई 2 इंटू 3-1 रेशो फोर्थ सेकंड के लिए a बाई 2 इंटू 2 इंटू 4-1 फिफ्थ सेकंड के लिए a बाई 2 इंटू 5-1 और ये रेशियो ऐसे चलता जाएगा। देखो a बाई 2 तो a बाई 2 रेशियो में सारे कट गए सेम ही चीज़ थी कॉमन आगे कट गई 2 इंटू 1-1 2-1 रेशियो 2 इंटू 2 4 4-1 3 रेशियो 2 इंटू 3 6-6-1 5 और 2 इंटू 4 8-8-1 7 2 इंटू 5 10-10-1 9 और फिर ये रेशियो आगे इस तरीके से चलता रहेगा 11 13 15 इस तरीके से और नंबर्स का रेशियो चलता रहेगा। तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है सेम ही रिजल्ट आ रहा है और वो आना भी था क्योंकि टाइम इंटरवल का गैप तो सेम ही था इंटरवल तो सेम ही था बार बार 1 सेकंड का और ये आंसर इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता कि तुम 1-1 सेकंड ले रहे हो 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड सभी में सेम ही आता है अगर इंटरवल सेम है तो और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और u 0 है तो सिमेट्रिक सेम रिजल्ट आता है बार बार ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि यू इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड अपोजिट में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड और ये रिटार्ड करेगा यानी कि स्लो डाउन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या होगा और डिस्टेंस मूव्ड इन
3rd सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा वो 3rd सेकंड के अंदर। ध्यान से सुनो, ये तुम खुद से ट्राई करो एक बार, फिर तुम्हें समझ में आएगा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है ना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से सोच सोच के दिया गया है कि तुम्हें कोई कंसेप्ट सिखाना है तो प्रॉपर तरीके से किन किन सवालों के थ्रू तुम्हें उससे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन पाएगा वो तुम्हारा। समझ में आ रही बात? इसलिए थोड़ी क्लासेस का टाइम ऐसा है कि क्लासेस ज़्यादा होंगी। जब तुम अगर ये क्लासेस मेरे थ्रू अगर चैप्टर्स पढ़ोगे तो क्लासेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि तुम्हें कंसेप्चुअली क्लैरिटी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड वाइज मिलेंगे और प्रॉपर एडवांस तक की चीज़ें करते हुए चलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर तुम खुद से ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन देखो कि इनिशियल वेलोसिटी राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन को फिर माइनस का 4 मीटर पर सेकंड इसका रखना पड़ेगा अगर हमने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो। फिर वो एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो माइनस का 4 लिखना पड़ेगा हमें। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है बेटा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u यानी कि 10 प्लस a/2 यानी कि माइनस का 4/2 इंटू 2 इंटू n यानी कि 3rd सेकंड में बात कर रहा है 3 - 1। जब n की वैल्यू 3 है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 3 है तो हमें 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। 10 ये -2 4/2 ये बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6 -1 5, ये बन जाएगा 10 - 10। और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड बेटा कितना निकल के आ रहा है 0 मीटर। 0 मीटर का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल चला ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन था तो पार्टिकल एक बार के लिए जरूर रुक सकता है, अगर वेलोसिटी के अपोजिट है तो उसको रोक सकता है, अदरवाइज एक्सेलरेशन रुकने थोड़ी देगी पार्टिकल को, केवल टर्निंग के समय रुक सकता है। तो पार्टिकल रुका तो नहीं होगा पूरे मोशन में, ऐसा तो नहीं रेस्ट में रहा होगा, एक बार के लिए टर्निंग अगर हुई भी होगी तो टर्निंग हुई होगी, पार्टिकल रुका नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, कुछ तो चक्कर है ना। अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अगर ऐसा रिजल्ट 0 ना भी आए तो भी हम चेक तो करेंगे कि पार्टिकल जिस इंटरवल में हम कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल टर्न करा है कि नहीं करा है। तो जब सेकंड क्वेश्चन की बारी आएगी तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लेट्स चेक फॉर टर्निंग कि हमारे इंटरवल में टर्निंग हुई है कि नहीं हुई है। तो v = u + at लगा देंगे। टर्निंग पॉइंट पर एक बार के लिए वेलोसिटी 0 होती है, पार्टिकल जाएगा रुकेगा तभी तो वापस लौट के आएगा, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को लगातार कम करके 0 करेगा फिर अपनी डायरेक्शन बढ़ाएगा। तो इस तरीके से टर्निंग वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो वेलोसिटी को लिख दिया v = वेलोसिटी 0 करना है, u कितना है बेटा 10 प्लस एक्सेलरेशन माइनस का 4 इंटू टाइम t = 0। तो यहाँ से देखो 10/4 आ जाएगा, ये 2.5 सेकेंड, 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड का एक इंटरवल आया है, सॉरी इंस्टेंट आया, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हुई है। और ये जो 2.5 सेकेंड है ये अपने 3 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड जो है टर्निंग वाला पॉइंट ये 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल के बीच में है, यानी अपने मोशन में टर्निंग हुई है। टर्निंग हुई है तो फिर अपने को अलग अलग डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट निकाल करके और टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, पार्टिकल जो मूव करके गया है ऐसे गया फिर वापस लौट के आया, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हुई थी टर्निंग वाले पॉइंट पे, टर्निंग वाले पॉइंट पे वेलोसिटी एक बार के लिए 0 हुई, तो हमने बोल दिया कि ये वेलोसिटी 0 हो गई टर्निंग पॉइंट पे। और पार्टिकल देखो सिमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि ये 2.5 सेकेंड का समय था, ये t = 3 सेकंड पे यहाँ पे होगा भाई, पार्टिकल मान लो पहले इधर गया फिर इधर आया है, तो ये t = 3 सेकंड पे अगर यहाँ है तो t = 2 सेकंड पे यहाँ पे रहा होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ जितना आगे गया उतना वापस लौट के आ जाए। और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में जितना आगे जाने में ये डिस्प्लेसमेंट उतना ही सेम टाइम में, और ये आधे सेकंड का इंटरवल है, आधे सेकंड गया आधे सेकंड वापस आया, टर्निंग से आधे सेकंड पहले और आधे सेकंड बाद का सेम पोजीशन होने ही वाला था, सेम टाइम पे सेम पोजीशन होता है, टर्निंग से t टाइम पहले और t टाइम बाद सेम पोजीशन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया देखो इसका। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट साइन मैग्नीट्यूड में तो s ही है, s1 और s2, तो s1 का मैग्नीट्यूड और s2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है डिस्प्लेसमेंट्स में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना ही है तो मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं इसके बजाय, क्योंकि इसमें इनिशियल इस वाले में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस आधे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। s2 में निकाल लेता हूं, u तो 0 है प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है बेटा -4, लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस मान रखा है, इंटू टाइम 0.5 सेकंड का इंटरवल था, ये इंटरवल 0.5 सेकंड का था, 0.5 सेकंड इधर 0.5 सेकंड इधर, तो
यहाँ से यहाँ तक 2.5 से 3 का आधे सेकंड का इंटरवल था, टाइम आधा सेकंड रख दिया, इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25 बन जाएगा, 0.25 इंटू 2 0.5 बन जाएगा, तो ये माइनस का 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है S2। और S1 और S2 का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, तो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहीं पे लिख देते हैं, हाँ, जो डिस्टेंस बनेगा d वो S1 का मैग्नीट्यूड और S2 का मैग्नीट्यूड प्लस में S1 और S2 का और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ S2 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 2 टाइम 0.5 यानी कि 1 मीटर, और ये तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इस 1 सेकंड में। समझ में आ गई कि यार? तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ध्यान से सुनो। कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरफ मान लो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी थी, और इसी तरफ उसकी एक्सेलरेशन है, पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होंगे तो इसकी स्पीड क्या बढ़ेगी भाई? कि स्पीड के साथ क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी भाई। यू में ए जो है वो यू में ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। अब वो चाहे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐड होगा। प्लस में है तो प्लस में भाई, या तो दोनों प्लस में होंगे पैरेलल हैं तो, या फिर ये दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, ऐड होंगे या तो प्लस में या नेगेटिव में। अगर ये प्लस में है तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, माइनस में होगे तो -1 -2 -3 -4 -5, मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है ना, तो स्पीड तो बढ़ेगी। और अगर ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव है तो तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि ये डायरेक्शन मान लो नेगेटिव है, नेगेटिव में ये पार्टिकल्स ऐसे, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई एक डायरेक्शन नेगेटिव होगी, कोई तो होगा। बट अगर दोनों पैरेलल हैं, इस केस में भी स्पीड अप ही होगी। तो व्हेनेवर, मैं बोल सकता हूँ ऐसे लिख देते हैं इस कलर से, whenever acceleration is parallel to velocity then speed always increases, और generally हमेशा नहीं, generally it is called accelerated मोशन। जनरली इसको एक्सेलरेटेड मोशन से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सेलरेटेड मोशन का फिर हम ये मतलब निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेटेड है, पार्टिकल की स्पीड एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि वो बढ़ रहा है। बट हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है ना, कभी कभार ऐसी चीजें, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा तुम्हें कि वो किस तरीके की बातें कर रहा है। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन तो सारे, कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही, कोई भी अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल का तो एक्सेलरेटेड मोशन तो है। लेकिन जनरली जब क्वेश्चन की लैंग्वेज देख पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है वो क्या कहना चाह रहा है, और उसमें वो जनरली एक्सेलरेटेड वर्ड का मतलब वो पैरेलल की डायरेक्शन की बात कर रहा होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलेगी, समझ में आएगी बात। बट दूसरी अगर सिचुएशन अगर मैं देखूं कि इसको नीचे करते हैं, रिटार्डेशन, इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं जनरली, और स्पीड अप मोशन बोल देते हैं, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हों, क्या हो बेटा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट हों। अगर एक्सेलरेशन मान लो ये इस तरफ है, फिर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे ये अगर वेलोसिटी लेफ्ट में है तो एक्सेलरेशन राइट में आ गया। अगर ए एंड वी आर एंटी पैरेलल, हम बोल सकते हैं इफ यू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल देन स्पीड ऑलवेज डिक्रीजेस, देन स्पीड डिक्रीजेस, ऐसे लिख लो, देन स्पीड डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम बोलोगे सर कि अगर स्पीड इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो पार्टिकल एक बार के लिए रुकेगा, वापस लौटेगा। अब फिर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फिर तो बढ़ने लग जाएगा। तो फिर मेरे दोस्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल भी तो हो गए। मैं सिंपल वर्डों में बोल रहा हूँ कि अपोजिट होने चाहिए, तब स्लो डाउन होगा। अब वो घूम के आ गया तो पैरेलल हो ही जाएंगे ना, फिर तो पैरेलल वाले में तो पैरेलल वाली बात लगेगी, वो तो एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप होगा उसका, तो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। समझ में आ गई क्या बात? इस तरह की बात है। और अपोजिट होगा तो डिक्रीज करेगा, और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अपोजिट हो, ये काम करता है एक्यूट और ऑब्टूज एंगल के हिसाब से। बाकी हम
टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन दो टाइप की होते हैं, तब हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो वो स्लो डाउन करेगा, और डायरेक्शन में आ रहा है तो वो स्पीड अप करेगा। पर 1D की बात करें तो 1D में तो एक ही लाइन में हो सकते हैं ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पैरेलल और अपोजिट। ठीक है, अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है, जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था तब अच्छे से बताया था कब एक्सेलरेटेड होगा पार्टिकल का मोशन और कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पार्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस रिएक्शन टाइम का क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है, मान लो वो पार्टिकल है, कोई कार है, मान लो ये कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है किसी रोड पे, और आगे सिग्नल है या फिर कोई भी कोई इंसान चल रहा है, उसको ब्रेक वेक लगाने हैं, तो क्या होगा, वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा। रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम ये है कि रिएक्शन टाइम ये होगा कि पार्टिकल ने जैसे ही ये या सॉरी ड्राइवर ने जैसे ही ये देखा कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत है, चाहे वो रेड सिग्नल हुआ हो चाहे सामने रोड पे कोई इंसान आया हो, जैसे उसने ये देखा कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत है और ब्रेक लगाया, इन दोनों इंस्टेंट में कोई डिफरेंस होगा, चाहे वो 1 सेकंड का हो चाहे आधे सेकंड का चाहे 0.1 सेकंड का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इंस्टेंट में डिफरेंस तो होता ही है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी ना अपने अंदर वो अपन वो सेंसेस ट्रेवल कर जाएंगे कि हम तुरंत एकदम से बिना किसी इंस्टेंट के ही अपन वो डिफरेंस के ही हम ब्रेक अप्लाई कर दें। कुछ तो लैग होता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही हो, कुछ लैग होता है। और जनरली हम कुछ समय बाद भी लगाते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि रेड लाइट है, हमें ब्रेक लगाने, लेकिन हमें पता है कि हमें बहुत दूर है अभी, तो अभी पहुंचते पहुंचते अभी काफ़ी समय लगने वाला है, तो हम पहले एक्सेलरेटेड रखते हैं, गाड़ी को नॉर्मल स्पीड चलाते हैं और फिर बाद में स्लो डाउन कर लेते हैं उसको। तो जब हमें दिखा कि कब ब्रेक लगाना है और जो हमने ब्रेक लगाया, वो जो बिटवीन द टाइम्स जो लैग है वो रिएक्शन टाइम है। समझ में आ गई क्या बात? जैसे ही हमें दिखा सिग्नल, मान लो यहाँ पे सिग्नल है, क्या है बेटा, यहाँ पे रेड सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल या ऑब्स्टेकल। अब सिग्नल रेड सिग्नल भी हो सकता है या फिर हो सकता है कोई इंसान आ जाए, तो यहाँ से यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इसमें मान लो इसने देखा, इस इंस्टेंट पे इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द ऑब्स्टेकल, और यहाँ पे वो ब्रेक नहीं लगा पाया, लेकिन उसने ब्रेक लगाए यहाँ पे, मान लो इतना चल के उसने ब्रेक लगाया, अप्लाइड ब्रेक, और इतने मोशन में जो टाइम बीत चुका है ये टी नोट, ये रिएक्शन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इसको बोलेंगे रिएक्शन टाइम। समझ में आई बात? ये टाइम लैग कि जैसे देखा कि ब्रेक लगाने हैं और उसका पाँव ब्रेक पर पहुंचा और ब्रेक लगने स्टार्ट हुए, उस टाइम का इंटर, ये हो सकता है आधा सेकंड, हो सकता है 1 सेकंड, हो सकता है 2 सेकंड, हो सबका अलग अलग हो सकता है और सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। तो वो टाइम इंटरवल है, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और फिर उसके बाद में ये स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देगा, अब इसकी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन ये आ जाएगी, ये रिटार्ड करना स्टार्ट कर देगा, इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन में भी हो सकता है कि मान लो देखो ग्रीन सिग्नल है, तो ग्रीन सिग्नल सिग्नल के अंदर उसको स्पीड अप करना है, स्पीड अप करना है, तो जो एक्सेलेरेटर उस पे पाँव पहुंचने में जो समय लगा, हो सकता है 1 सेकंड, हो सकता है आधा सेकंड, वो रिएक्शन टाइम हो सकता है स्पीड अप का। तो ये स्टॉपिंग का रिएक्शन टाइम है, स्पीड अप का भी हो सकता है। कैसा रिएक्शन टाइम मतलब जो फिनोमेना तुम्हें करना है, स्पीड या तो ब्रेक लगाने या फिर एक्सेलरेट करना है, उन दोनों इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस है, उन दोनों इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस है, और वो टाइम का इंटरवल वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। ये मैंने बस एग्जाम्पल से समझाया कि ब्रेक लगाने वाला है तो। ठीक है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये तुम्हारा है रिएक्शन टाइम। और ये तुम्हारा कि जितना डिस्टेंस चल के रुके तुम, जितना डिस्टेंस चल के रुके तुम, ये तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? कि तुमने देखा और तुमने ब्रेक लगाया और फिर तुम रुके, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे रुकना है तुम्हें, तो ये तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो यहाँ चल के तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो गई, मान लो यहाँ चल के इस सिग्नल से पहले तुम यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे तुम रेस्ट में आ गए, तो ये तुम्हारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी। कहाँ से? यहाँ से, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर कुछ नहीं बोला जाए, if nothing is mentioned in question about reaction time, if nothing mentioned in question about reaction time,
तब तुम समझ सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से भाई इंसान काम कर रहा है, ठीक है ना। और वो आइडियल सिनेरियोज होते हैं, बहुत जगह नहीं मेंशन होता है, ठीक है। तो हम जीरो ही मान के चलेंगे, जब तक नहीं देगा कुछ देगा कि इतना रिएक्शन टाइम है तभी हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम मान लेंगे नथिंग मेंशन रिएक्शन टाइम, देन टेक इट ज़ीरो, टेक इट ज़ीरो। तो ये रिएक्शन टाइम टी नॉट ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात, या टी आर बोल देते हैं रिएक्शन टाइम इसको, रिएक्शन होने में जो टाइम लगा देखने से और ब्रेक लगाने तक का बीच का जो इंटरवल, जो टाइम एक तरीके से वेस्ट हुआ, अगर हमें एक्शन लेना ही था तो ये तो टाइम वेस्ट ही एक तरीके से, वो लैग, वो रिएक्शन टाइम है और वो आना ही है, ह्यूमन नेचर में है, ठीक है। तो टाइम देन टेक इट ज़ीरो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जीरो लो, अदरवाइज वो मेंशन होगा तो वो ले लेना। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी समझने वाली बात है ही नहीं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, जब तुमने देखा वहां के बाद का। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बोला जाता है कि अप्लाइड, जब तुमने ब्रेक अप्लाई करे उसके बाद कितनी डिस्टेंस तो चलेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस को ये एक तो S1 बोल देते हैं, इसको तो S1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं ये S2। यहाँ से यहाँ तक है ये S2, दो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस बोली जा सकती हैं जनरली। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। देखो मैं तुम्हें सिनेरियो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो एट द इंस्टेंट ही पता चलता है। तो अगर S1 की बात चलें तो S1 हमारा है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू जीरो वेलोसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है ऑब्जर्वेशन से। और S2 तुम्हारा है, S2 स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द टाइम ब्रेक्स अप्लाइड। बट जनरली इसी को लिए अगर रिएक्शन टाइम गिवन होता है तो अगर सिंपल ये बोले, सिंपल अगर ऐसा बोला जाए कि इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, तो फिर हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही देखा फिर ब्रेक लगाया, तब तक वो ब्रेक लगे नहीं तो वो उसी पहले वाले मोशन से चलता रहा, फिर उसके बाद में रिटार्डेशन होना स्टार्ट हुआ, तो टोटल डिस्टेंस तो लगी ना उसको इतनी, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल दी जाती है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जनरली यही लिया जाता है, जनरली इसी को कंसिडर करा जाता है। जब मेंशन्ड हो, स्पेशली मेंशन्ड किया जाता है, तब हम इसको लेंगे, स्पेशली मेंशन्ड होगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे। समझ में आएगी बात, जनरली यही कंसिडर करेंगे S1, जहाँ से देखा उसके बाद में जो वेलोसिटी जीरो रुका वो वाला टाइम। अदरवाइज अगर मेंशन हो कि जहाँ से ब्रेक लगाए वहाँ से कितने आगे रुकेगा, तो फिर हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज तो ये पूछना चाह रहा है कि जब तुमने देखा उसके बाद तुम कितनी देर में रुक गए, वही होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है कि कोई कार थी वो 20 मीटर पर सेकंड से चलती हुई जा रही थी। अभी बोला कि ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स एंड मैक्सिमम रिटार्डेशन विद ब्रेक इज 4 मीटर। रिटार्डेशन मतलब कि वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये इसमें करा कि नहीं करा आपने, हाँ इसको लिख लो, ये रिटार्डेशन होता है। इसको तो हमेशा रिटार्डेशन से बोलते हैं। रिटार्डेशन का सिंपल मीनिंग है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, अभी आगे चलते हैं अपन। हाँ वो रिटार्डेशन यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन। तो ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स एंड मैक्सिमम रिटार्डेशन जो हो सकता है वो 4 मीटर पर, यानी कि ब्रेक से जो रिटार्डेशन आ सकता है, स्लो डाउन होने की जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक मैक्सिमम आ सकती है। तो बोला फाइंड मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, सिंपल बोला है, इसमें टाइम लैग के बारे में, रिएक्शन टाइम में कुछ मेंशन नहीं है, तो इसमें रिएक्शन टाइम जीरो है। हम तो ये मानेंगे जैसे ही ब्रेक लगाए वो रुक जाएगा। तो ब्रेक इसमें टाइम या तो बोल रखा है कि भाई तुमने ब्रेक लगाया वहां से आगे कितना रुकेगा, सिंपल सी बात है, बस इतना मतलब है इसका। तो कुछ नहीं मेंशन कर रखा, तो हम यही बोलेंगे कि भाई देखो सिनेरियो ये था कि ये कार ऐसे चलती हुई आई और यू स्पीड से चल रही थी, और मान लो फाइनली जाके वो रुकेगी, फाइनली आगे चल के उसको रुकना है, और ये फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई ज़ीरो, स्टॉप हो गई, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बन जाएगी, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बन जाएगी S। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार। अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि पूरे ब्रेक लगा दो, यानी कि पूरी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन जितनी आ सकती है रोकने के लिए वो पूरी लगा दो, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा।
तो एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as सीधा यूज करके मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। 5/0 माइनस इनिशियली 20 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्सेलेरेशन माइनस का 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये एस आ जाएगा माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8 माइनस से माइनस कट गया। 20 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 400 अपॉन में 8, 400 अपॉन में 8 तो ये क्या बन जाएगा 8 5 जा 40 और ये 50। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा बेटा 50 मीटर। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी कि 50 मीटर तो तुम्हें ब्रेक लगाने के बाद चलना ही पड़ेगा, तुम चाहे जितनी मर्जी ब्रेक लगा लो। इससे ज़्यादा ब्रेक लग नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा रिटार्डेशन आ नहीं सकती। तो तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड चल रहे हो तो 50 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं रुकेगी गाड़ी। हाँ कुछ आगे ऑब्स्टेकल आ गया, दीवार ही आगे ठुक गई, बात अलग है, बट अगर सिंपल ब्रेक से रोकना है तो इतना तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइवर स्पीड ऑफ कार, ए ड्राइवर जिसकी स्पीड ऑफ कार है 50 मीटर पर सेकंड, वो बोल रहा है कि सीज ए सिग्नल ऑन ट्रैफिक लाइट्स व्हेन ही इज 300 मीटर फ्रॉम लाइट्स, और रिएक्शन टाइम जो दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम रिटार्डेशन टू स्टॉप द बिफोर द लाइट्स। ठीक है, ये पूछा हुआ हमसे। अब ध्यान से सुनो, अगर ये बोल रखा है कि रिएक्शन टाइम 1 सेकंड का है ड्राइवर का, जैसे ही वो कोई भी चीज़ देखेगा और उसको रिएक्शन लेने में 1 सेकंड का ड्यूरेशन उसको लगता है। जैसे अगर ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाने में, एक्सेलरेट करना है तो एक्सेलरेट करने में, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसके बाद में रिएक्शन प्रॉपर तरीके से आने में 1 सेकंड का इंटरवल लगता है, वो रिएक्शन टाइम है उसका। अरे बोला ट्रैफिक लाइट से सामने 300 मीटर की दूरी पे, ऐसा समझ लो यही कार उठा लेते हैं, है ना। ठीक है, ये कार उठा लेते हैं और ये मान लो सामने ट्रैफिक लाइट्स हैं। ये इस रोड पे चल रहा है और सामने ये ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है, मान लो रेड लाइट का सिग्नल ऑन हो चुका है। ठीक, रेड सिग्नल हो चुका है और ये खुद से ट्राई करो एक बार, अगर तुम कर सकते हो तो, बाकी मैं समझा रहा हूँ तो समझो। अभी इसकी स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कितनी है बेटा 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और ये t इक्वल टू 0 है जहाँ पे उसने ऑब्जर्वेशन ली। सिंपल सी बात है, ये क्या है बेटा, ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन उसने स्टार्ट करी है। ये पॉइंट वो है जहाँ पे उसने ऑब्जर्वेशन ली कि मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, और उसको ऑब्जर्वेशन ली तो ये कितनी दूरी पे था जिस समय ऑब्जर्वेशन ली, उस समय डिस्टेंस जो थी बेटा वो कितनी थी 300 मीटर। कितना है 300 मीटर की दूरी पे है। और अब वो देखता है सीज रेड सिग्नल ऑन ट्रैफिक लाइट्स व्हेन ही इज 300 मीटर फ्रॉम द लाइट्स, रिएक्शन टाइम 1 सेकंड, फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन कितना होना चाहिए कि वो बिफोर द लाइट्स रुक जाए। अब देखो 1 सेकंड तक तो कुछ नहीं होगा ना, 1 सेकंड तक तो ये पार्टिकल यानी कि ये कार ऐसे कैसे चलती रहेगी, 1 सेकंड तक तो ये कार ऐसे कैसे चलती रहेगी, बोलो हाँ कि ना। 1 सेकंड तक ये ड्यूरेशन 1 सेकंड का है, 1 सेकंड में मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट S1 आ गया, ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा। उसके बाद में अब ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा इस वाले रीजन में, अब इसके पास पीछे की तरफ रिटार्डेशन आ जाएगा, मान लो वो A है, बट इस रिटार्डेशन से उसको फाइनली यहाँ पे जाके रुकना है, यहाँ पे जाके उसको रुकना है। अगर इसको यहाँ पे जाके रुकना है तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अच्छा, इसको बिफोर दी रेड सिग्नल रुकना है तो हम जस्ट रेड सिग्नल से पहुंचते जस्ट पहले रुक गए, ये वाली सिनेरियो है। अब बोल रहा है कि मिनिमम रिटार्डेशन कितना होना चाहिए, भाई जितना ज़्यादा रिटार्डेशन होगा उतनी जल्दी रुकेगा, जितना कम रिटार्डेशन होगा उतना आगे जाके रुकेगा। हो सकता है कि ये इसको क्रॉस करके रुके अगर कम रिटार्डेशन, ब्रेक कम लगाए तो बोला कम से कम कितने ब्रेकिंग तो करी जाए, कितने रिटार्डेशन दी जाएगी, वो यहाँ से पहले रुक जाए, जस्ट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रुक ही जाए कम से कम। और उससे ज़्यादा करेंगे तो वो पहले रुक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा ब्रेक उतनी ज़्यादा जल्दी रुकेगा, सिंपल सी बात है ये तो S1 जो डिस्प्लेसमेंट आया सबसे पहले रिएक्शन टाइम में, S1 डिस्प्लेसमेंट इन रिएक्शन टाइम इन 1 सेकेंड रिएक्शन टाइम, ब्रेक्स नॉट अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड नहीं थे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उस 1 सेकंड बाद में वो देखने के 1 सेकंड बाद में ब्रेक लगाएगा, वो रिएक्शन टाइम है उसका। तो
देखने में और ब्रेक लगने में वो जो इंटरवल है वो 1 सेकंड का है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट S1 कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम t, यानी कि 50 इंटू 1, यानी कि 50 मीटर। 50 मीटर तो ये चलेगा। अब बच गया अपने पास कितना, ये कितना बच गया मेरे को दोस्त, ये 250 मीटर ही बच गया। नाउ वी हैव टू स्टॉप, नाउ द कार हैज टू स्टॉप, द कार हैज टू स्टॉप इन 250 मीटर्स, 250 मीटर में उसको स्टॉप करना है। तो यार देखो, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है इस सेकंड पे, जिस समय ब्रेक लगे इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट पता है और एक्सेलेरेशन निकालना है। तो हम क्यों ना थर्ड रिलेशन यूज में ले लें इक्वेशन ऑफ मोशन की, थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस। समझ में आ गई क्या बात। तो एस की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, एस की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल जो 250 मीटर है, उससे पहले रुकना है हमें। तो यहाँ से देखो, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो फाइनली 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल ये 50 का था, तो 50 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्सेलरेशन मान लो रिटार्डेशन है माइनस का ए नोट, मान लो कुछ माइनस ए नोट, माइनस तो इसलिए क्योंकि अपोजिट है, और ए नोट उसका मैग्नीट्यूड है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 250 मीटर, वो तो प्लस में ही होगा, अगर राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तब की बात है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर माइनस का 2500 इक्वल टू माइनस, और ये कितना बन जाएगा 250 माइनस 2 इंटू 250 इंटू ए नोट। ये मैं क्यों नहीं काटा, क्योंकि 250 से सीधे ही कट रहा है, 250 से सीधे ही कट रहा है कितने टाइम्स, एक तो ये माइनस से माइनस कट गया, दूसरा 250 से कट गया 10 टाइम्स। तो जो ए नोट की वैल्यू आ गई, ए नोट 10/2, यानी कि ए नोट आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन है, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही वेलोसिटी के। समझ में आ गई के बात। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, या फिर बोल रिटार्डेशन ही इतना है। और एक्सेलरेशन की अगर बात करूँ कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तो इस वजह से उस हिसाब से हमारा ये माइनस का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस में आएगा। अगर हमने राइट को नेगेटिव ले रखा तो हम इसको प्लस में लिखते हैं एक्सेलरेशन को। बाकी मैग्नीट्यूड रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा, इतना कम से कम एक्सेलरेशन होना चाहिए। इससे कम रिटार्डेशन हुआ तो फिर वो आगे जाके रुकेगा, पहले नहीं रुकेगा, और इससे ज़्यादा हुआ तो वो पहले रुक जाएगा। तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए 250 मीटर में रुकने के लिए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाथफाइंडर क्वेश्चन है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर बहुत ध्यान से जो भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं अगर उनको ध्यान में रखोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए कार पासेस मार्क ए, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, therefore reducing speed uniformly from 160 kilometer per hour at A. The car passes mark C with speed 40 kilometer per hour. The mark as the marks are at equal distances on the road. ये जो मार्क A, B और C हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे, ये ऐसा तो ये भी ऐसा है, सिंपल ऐसा दे रखा है। और बोल रहा है कि वो A पर जो है वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है। ए पर यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी 160 मीटर पर सेकंड है, और फिर सी पे पहुँचता है तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यहाँ पे 160 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और वो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, अप्लाइज ब्रेक देर आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट है। अब बोला वेयर ऑन द रोड वाज द कार मूविंग विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द कार एंड कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ इन्वॉल्व। जितने भी डिस्टेंसेज इन्वॉल्व हुई हैं उनमें ये कार को साइज को स्मॉल मार करके इसको पॉइंट पार्टिकल की तरह काम में लेना, जैसा कि अपन ने ऊपर करा। अदरवाइज तो अगर कार की लेंथ को हम कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे अगर बोले कि कार की लेंथ को कंसिडर करना, कार मान लो 5 मीटर की है ना, मतलब ठीक है जो भी हम कोई भी डेटा मान लेते हैं, 5 मीटर की लेंथ की कार है, तो 5 मीटर की लेंथ की जो कार होगी उसमें हमने तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस निकाला ना, कितना रुकना पड़ेगा, उसमें ये वाला 5 मीटर भी तो ऐड होगा। फिर अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो रोड कितना लगा वो तो है ही, वो तो फ्रंट एंड वाला डिस्टेंस है ही है, उसकी कार की लेंथ भी तो इंक्लूडेड होगी उसके अंदर। समझ में आई क्या बात। अगर टोटल डिस्टेंस निकाले कि रोड की लेंथ कितनी यूज हुई है ना, अगर मैं इसमें मेंशन कर ही देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी मेंशन कर ही देता हूँ मैं, इफ लेंथ ऑफ कार इज in above question, if length of car is 5 meter, then length
ऑफ रोड यूज्ड, रोड की कितनी लेंथ यूज हुई, या फिर उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्टॉपिंग वो बोल देंगे कि रोड की कितनी लेंथ यूज हुई, तो हम बोल देंगे कि रोड की लेंथ 5 मीटर तो कार वाली लेंथ, 50 मीटर फिर वो अलग से चला, प्लस में कितना 250 मीटर और चला, 250 प्लस तो टोटल 300 था ही, तो टोटल लेंथ जो रोड की लगेगी वो कितनी लगेगी बेटा 305 मीटर। समझ में आ गई क्या बात, ये टोटल रोड की लेंथ यूज होगी। बट अगर उसको पॉइंट साइज का मान लिया जाए, पॉइंट साइज का मान लिया जाए तो फिर हम बोल देंगे कि भाई हाँ जितना रोड का लेंथ, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही रोड का लेंथ यूज हुआ है। वही सेम बात बोलेगी, कार की लेंथ इन डिस्टेंस कंपेरिजन में छोटी है तो इसको स्मॉल मान करके काम करना है। तो ठीक है, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रखा है, सिंपल इस क्वेश्चन को समझो, सिंपल इस क्वेश्चन को समझो कि पार्टिकल यहां से चल के पॉइंट साइज का मान रखे, तो ऐसे ही एक टायर टायर समझ के कर लेते हैं, ये एक टायर है इसका, ठीक है। इस टायर में क्या हो रहा होगा कि यहाँ से चल के ये यहाँ पे पहुँचना है इसको, बीच में ये पॉइंट आएगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे आएगा, और ये डिस्टेंसेस दे रखी है हमें कि इक्वल हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और बोल रखा है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अगर ये डिस्टेंस इक्वल एस है तो ये भी डिस्टेंस एस ही, ऐसा बोल रखा है। यहाँ की वेलोसिटी हमें दे रखी है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है कितना 160 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये बोल रखा है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ की वेलोसिटी हमें कुछ v मान लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी है v, ठीक है, हमें नहीं पता। अब रिटार्ड हो रहा है इधर की तरफ भी, यहाँ भी देखूंगा तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन जो a है रिटार्डेशन वही यहाँ पे है, पूरे में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है a। अब हमसे पूछा गया कि कितना रिटार्डेशन होगा, और वो रिटार्डेशन कुछ यूनिफॉर्म है और ये डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं, तो बोल रहा है कि जो 100 मीटर पर सेकंड हुआ है ना इस स्पीड का, जो वेयर ऑन द रोड कार वॉज द कार मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द कार, कि 100 किलोमीटर पर आवर इस रीजन में हुआ है कि इस रीजन में हुआ है। ये मार्क ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से सुनो, अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है तो 160 से कम होते होते कुछ यहाँ पे पहुंचा, और उससे कम होते होते 40 पे यहाँ पे पहुंचा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का तो मुझे पता ही है, मैं यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, अब उससे पता चल जाएगा वो 100 किस में हुआ होगा। समझ में आई ना बात, स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी है वो निकाल लेता हूँ, तो पता चल जाएगा कि यहाँ की वेलोसिटी अगर मान लो 100 से ज़्यादा आ रही है तब तो कम होके 100 से कम हुई नहीं है, आगे कम होगा, और यहाँ की वेलोसिटी 100 से कम आ गई तो मतलब 100 पहले हो चुकी है बीच में यहीं पे। बस इतना सा सवाल है यार, है ना। तो अगर तुम चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर रखते हो ना तो अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन भी कंसेप्चुअली अगर तुम्हें चीज़ें क्लियर हैं तो वो आराम से हैंडल हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो मैं ए टू सी अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो फाइनली वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लेते हैं, क्योंकि हमें तो वेलोसिटीज के साथ ही डील करना है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमें पता ही है कि 40 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 160 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, माइनस का ए लिख देते हैं, रिटार्डेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए राइट को पॉजिटिव मान करके। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है 2s ए से सी में, ये ध्यान से देखने वाली बात है, कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट 2s, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मैं लिखूंगा कहाँ से कहाँ तक कि ए टू बी लिख देता हूँ, ए टू बी लिखूंगा तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियली कितना हो जाएगा 160 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये माइनस ए, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट एस है, ये सेकंड इक्वेशन है। और इन दोनों को कर देंगे हम डिवाइड, इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, और यहाँ से निकाल लेंगे कि v कितना है, सिंपल पता लग जाएगा हमें, कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 2 माइनस ए एस और एस कट जाएंगे, यहाँ से क्या बनेगा 40 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये 40 स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 40 इंटू 40 160 होता है, तो ये 1 माइनस 40 का स्क्वायर, यहीं ऐसे लिख लेते हैं, जो है वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं, कैलकुलेशन तो देखनी है। 160 का स्क्वायर अपॉन में ये वी स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर इक्वल टू 2, भाई यहाँ वाला 2 बच गया बस एक। अब यहाँ से वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको 2 को नीचे ले आना और ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 40 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ
160 का स्क्वायर, और 160 का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वी स्क्वायर बन जाएगा हाफ ऑफ 40 का स्क्वायर, और प्लस का 160 स्क्वायर करोगे माइनस हाफ, तो ये प्लस का हाफ ऑफ 160 का स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है। और ये बन जाएगा हाफ ऑफ 40 स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 1600, प्लस 160 कितना बन जाएगा 16 का स्क्वायर 256 होता है, 25600, और इसका स्क्वायर, समझ में, सॉरी स्क्वायर तो कर ही दिया अपन ने, ये कितना बन जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, है ना, ये कैलकुलेशन अगर तुम्हें लग रही है तो ये एक मेथड है, बाकी और भी तुम्हें तरीका बताऊंगा आसानी से कैलकुलेट करने का। बाकी ये तो प्रॉपर कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो कि वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे। ये वेलोसिटी निकल के आएगी, देखो 800 प्लस में 16 का 256 होता है ना, और 256 को आधा करेंगे तो 2 8 जा 24 1, और ये 2 8 जा 16, सॉरी ऐसा 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, और ये 0 0, और ये 12,800 ही कितना बन जाएगा, प्लस में 800 कितना बन जाएगा 13,600। तो जो वेलोसिटी आएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी 100 और 136 स्क्वायर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 136, और ये जो भी आएगा ये ग्रेटर देन 10, ये ग्रेटर देन जो भी आएगा 100 आएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ये ग्रेटर देन 100 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आई क्या बात, ग्रेटर देन 100 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, अगर ये 100 कैसे हुआ, क्योंकि ये तो 10 है ही है, रूट 136 ये 100 से बड़ा है रूट में, तो 10 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो ये ग्रेटर देन 100 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 100 से ज़्यादा है, तो देखो 160 से कम होते 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 यहाँ पे अभी 100 पहुंची नहीं है, अभी तो ज़्यादा ही, अब कम होकर के 100 होगी। इट मीन्स जो वेलोसिटी होगी 100 वो बिटवीन B2C मार्क हो, B2C मार्क होगी। समझ में आ गई क्या यार? मैं बोल सकता हूँ कि जो 100 होगी वो किस में होगी, B2C मार्क में वो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s है यहाँ से यहाँ तक, तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लें जहाँ पे वेलोसिटी 100 हो गई है, वो डिस्प्लेसमेंट निकालें हम यहाँ पे। अगर ये 2s है और इसको s डैश लिख देते हैं, s डैश, और यहाँ पे इसको 100 लिख करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो s डैश निकल के आ जाएगा। अगर s डैश s से ज़्यादा आ रहा है, मेथड 2 क्या होगा, ध्यान से सुन लो। मेथड 2 क्या हो सकता है, हाँ मेथड 2 होगा कि ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें लेट v इक्वल टू 100 बिकम्स एट डिस्प्लेसमेंट s1, तो फिर लगा देंगे वही कि फाइनली 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 160 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका 2s लिया, और फाइनली 100 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट मान लो s1 है, इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ से s1 कैलकुलेट कर लेंगे, और s1 यहाँ से आएगा ग्रेटर देन s1 ग्रेटर देन s आएगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड बिटवीन B एंड C मार्क। समझ में आ जाएगी बात कि 100 मीटर पर सेकेंड होने के लिए s से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, मिड पॉइंट से आगे जाना पड़ेगा, मिड पॉइंट से आगे जाना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ गई की बात। और कैसे और एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट भी लगा के कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, हम जो एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू, तो u प्लस वी बाई टू से कांस्टेंट वेलोसिटी लिख सकते हैं। मेथड 3 ध्यान से देख लो, मेथड 3 से कैसे कर सकते हैं कि हम इस रीजन का एवरेज वेलोसिटी, इससे हम बस आइडिया लगा पाएंगे, आइडिया लग जाएगा, हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए से सी में जो एवरेज वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। कैसे करा वो, u प्लस वी बाई टू 160 प्लस 40 अपॉन में 2, और ये बहुत स्वीट सा मेथड है ना। 100 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड आ गया, सॉरी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं चीज़ें, तो हम किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। देखो ऐसी छोटे छोटे यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आंसर को हम अगर मीटर पर सेकंड में भी ले लें चीज़ें तो आंसर नहीं बदलेगा। हाँ किलोमीटर पर आवर में है, इतना है। अब देखो अगर इस एवरेज मीनिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर सेम टाइम तक सेम डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 100 मीटर पर सेकंड की 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा।
कर लेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ये 100 से कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा तो सेम टाइम में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी ज़्यादा है ना, इनिशियली ए टू बी, यानी कि इफ पार्टिकल पार्टिकल कैन रीच ए टू सी इन सेम टाइम विद दिस एवरेज स्पीड, सेम टाइम में पहुंच जाएगा। बट ए टू बी में वेलोसिटी ज़्यादा होगी और बी टू सी में वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, एज कंपेयर टू, कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कंपेरेटिवली, कि वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, मोर देन, बोल सकते हैं वेलोसिटी ए टू बी वो हो गई मोर देन बी टू सी की वेलोसिटी। बी से सी में जो भी वेलोसिटी होगी इंटरवल में, और ए से बी में, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी में ज़्यादा होगी। तो ये वाली वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम में ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर इक्वल टाइम बांटूंगा तो। और इक्वल टाइम में तो वेलोसिटी लगातार, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेकंड में पहुंचती है तो 5 सेकंड में आप वेलोसिटी इससे कम होगी, समझ में आएगी बात। और मैं बोलूँ कि अगर सेम डिस्प्लेसमेंट लेना है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी उसकी ऑलरेडी, और यहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी, समझ में आई क्या बात। अगर मैं टाइम इंटरवल बांटूं तो टाइम इंटरवल में 100 मीटर पर सेकंड किसके ज़्यादा पास है, 160 के ज़्यादा पास है, 40 से 60 100 और 100 से 60 160, तो मिड पॉइंट पे आएगा, यानी कि बिल्कुल बीच के टाइम पे 100 मीटर पर सेकंड होने वाली है। लगातार कम होगी ना, लगातार कम होगी। अगर टी टाइम में कम हो रही है तो टी टाइम में कितना कम हो रही है, 120, तो 60 कितने में होगी, T/2 में, ऑब्वियस सी बात है। तो आधे टाइम के बाद में, यानी कि अगर टोटल टाइम जर्नी का टाइम है, अगर टोटल जर्नी है टी तो टाइम ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल बीच की वेलोसिटी है ये, वो T/2 होगा। और इतने T/2 में इट विल फर्स्ट T/2 इट विल ट्रेवल मोर देन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस का आधे से भी ज़्यादा वो पहले वाले इंटरवल में कवर करेगा, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड विल बी इन बी एंड सी। इट मीन्स 100 मीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर आवर विल बी इन B2C, समझ में आ गई बात। बी से सी में होगा ये, मतलब प्रॉपर सोचने वाला तरीका था, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी। और ये बोल रहा है कि सर इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, अगर तुमने एक बार इसको कर लिया, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो तुम्हें ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें एक एक चीज़ लिख के समझा करी तब इतना टाइम लगा, अदरवाइज तो मैं अगर सीधा तुम्हें बताता कि देखो यहाँ से यहाँ तक इतने डिस्प्लेसमेंट में टाइम टी लगा, तो 100 होने में बिल्कुल मिड पॉइंट लगेगा कि यहाँ 60 और यहाँ 60 कम होते होते टोटल 120 कम हुआ है ना। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन टोटल 120 कम होने में अगर टाइम टी लगाया तो 60 कम होने में 100 होने में T/2 लगेगा। और शुरू के T/2 में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, बाद के T/2 में कम चलेगा, क्योंकि बाद में स्पीड कम होगी। तो अगर ज़्यादा चलेगा तो मिड पॉइंट से आगे आ जाएगा, और आगे आ जाएगा तो वो बी से सी में लाई करेगा। सिंपल, इतनी सी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ऐसे आसानी से दी जा सकती है। और ये मैं क्वेश्चन टफ बोलूँगा भी नहीं, मतलब ठीक है, एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बट हाँ, ऐसी एक्सप्लेनेशन देना ये टफ काम है, हर जगह तुम्हें ऐसे एक्सप्लेनेशन सुनने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स के छोटे छोटे कमरों में बैठा के टॉपर्स को पढ़ा दी जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स। क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स अगर मैं बात करूं तो यार हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे कि क्रॉसिंग कैसे होती है, ओवरटेकिंग कैसे होती है। जब अभी तक तो क्या था कि एक एक पार्टिकल चल रहे थे, अभी चलेंगे एक से ज़्यादा, कि 2 3 4 चल रहे हैं तो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, कितने बार क्रॉस करेंगे, कौन ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी तुम कर सकते हो, कंसेप्ट इनका सेम ही है, सेम ही चीज़ें हम यहाँ पे रिपीट होंगी, है ना। बाकी आज के लिए होमवर्क है यार, आज का होमवर्क है तुम्हारा, ये क्वेश्चंस हैं HCV के क्वेश्चंस तुम्हें करने, है ना। और मॉड्यूल जो भी तुम्हारा कोचिंग मटेरियल है वहाँ से तुम्हें खुद को क्वेश्चन सेलेक्ट करने और वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं तुम कौन सी कोचिंग कर रहे हो। बट हाँ, HCV से तुम ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। कुछ अभी जो अपन क्रॉसिंग बात कर रहे थे उसके हैं, अदरवाइज तो बाकी पहले पढ़ाए हुए टॉपिक्स के ही हैं। बाकी ये भी क्रॉसिंग वाले भी ट्राई कर सकते हो। इरोडो के कुछ ये क्वेश्चन है जो तुम ट्राई कर सकते हो। SBT के लेवल 1 2 3 के ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, बढ़िया से हो सकते हैं। पाथ फाइंडर के ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो
उस बुक से तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर सकते हो, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके हिसाब से तुम कर सकते हो, है ना। तो प्रॉपर तरीके से यार बिल्कुल मैनेज तरीके से चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं और बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, तो मतलब यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो तो, ठीक है। बाकी कोई क्वायरी हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। अपना डाउट ग्रुप तो है ही, 24/7 डाउट चलते रहते हैं बच्चों के, मैं भी लाइव ऑडियो सेशन लेता ही हूँ नाइट में, ठीक है। तो वहाँ पे आके तुम मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, है ना। वीडियो नहीं होगा, ऑडियो होगा, तो तुम्हें ऐसा कोई हेजिटेशन भी नहीं है, ना मुझे तुम जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, तो तुम्हें हेजिटेशन वाली भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऑनलाइन में जो डिस्कनेक्ट सा फील होता है, बस उसको कम करने के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और कंप्लीटली फ्री है भाई, किसी भी तरह का कोई पैसा तुम्हें नहीं देना, बस सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और कोई भी क्वायरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिलते हैं ना लाइव सेशन के अंदर, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। बाय।